स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में कंक्लूड हुए 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को इस साल के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स में से एक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पार्टी कांग्रेस में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को थर्ड टर्म के लिए सीसीपी जनरल सेक्रेटरी पद पे री इलेक्ट किया गया। और इसका मतलब है कि चाइनीज लीडर माओ जेडोंग के बाद ऐसी पर्सनल पावर होल्ड करने वाले वो चाइना के पहले लीडर होंगे। लेकिन इस स्ट्रेंथन पोजीशन के साथ साथ शी को एक इकोनॉमिक स्लोडाउन को भी मैनेज करना पड़ रहा है। दरअसल बैड डेमोग्राफिक्स, हैवी डेट और डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के चलते चाइना इस साल अपने ऑफिशियल ग्रोथ टारगेट 5.5% से काफी पीछे है। वैसे तो चाइना के फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में दुनिया भर में चर्चा होती रही है, यहाँ तक कि उसे एक इकोनॉमिक मिरेकल की तरह भी देखा गया। लेकिन एक बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के सफर में चाइना के अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहे हैं, जो आज और भी इंटेंसिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने अपनी ग्रोथ स्टोरी को काफी हद तक एग्जैजरेट किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देश में अट्रैक्ट कर सके। आज दुनिया के इस इकोनॉमिक पावर हाउस को कुछ चैलेंजिंग इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पॉवर्टी, प्रॉपर्टी डाउनटर्न, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गिरता कंजम्पशन और बिजनेस कॉन्फिडेंस, और कई एक्सटर्नल चैलेंजेस जो आने वाले सालों में और भी गहरे होते जाएंगे। एक्सपर्ट्स तो चाइना के इस इकोनॉमिक डिक्लाइन को जापानीज बबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दरअसल 1980s में जापान अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के पीक पे था। उसके ग्रोथ बबल का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टोक्यो में 1 स्क्वायर मील जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया से ज्यादा थी। लेकिन लॉन्ग रन में ये ग्रोथ काफी अनसस्टेनेबल रही। नतीजा ये हुआ कि जापान की इकोनॉमी लगभग 2 दशक तक स्टैग्नेंट रही। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जली जीरो इंटरेस्ट रेट डेट से ड्रिवन था, जिसके कारण पूरी जापानीज इकोनॉमी अनस्टेबल बन गई। आज चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लेगेसी रैपिड ग्रोथ और राइजिंग इनकम्स पर रेस्ट करती है, लेकिन करंट डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इकोनॉमिक हेडविंड्स ने शी के लिए कई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, ये स्लम्प इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या चाइनीज इकोनॉमी की हालत उतनी ही बुरी है जितनी बुरी बताई जा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या होंगे इसके लार्जर कॉन्सिक्वेंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना ने इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड के थ्रू रैपिड एक्सपेंशन पे फोकस किया। फलस्वरूप चाइना की पूरी इकोनॉमी हाईली बूम हुई। लेकिन ये मॉडल अब ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहां रिटर्न्स डिमिनिश होते नजर आ रहे हैं। इसके चलते इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल डेट और एनवायरमेंटल डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ऊपर से कोविड रिकवरी के बाद अर्ली 2022 में एक तगड़े स्टार्ट के बावजूद चाइना की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली धीमी पड़ गई है। 2021 में 8.1% रिबाउंड तो हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल चाइना की GDP ग्रोथ रेट 2.8% से घट जाएगी। वैसे तो चाइना क्लेम करता है कि 2022 के थर्ड क्वार्टर में उसकी इकोनॉमी 3.9% तक एक्सपैंड हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने एनुअल टारगेट से काफी दूर है। इस डाउनटर्न का एक मेजर रीजन अनडाउटेडली कोविड-19 के चैलेंजेस हैं, जैसे लॉकडाउन्स और रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टी बबल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का भी मेजर रोल है। यही नहीं, ये स्लम्प एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूएसए के साथ चाइना के ट्रेड वॉर्स इंटेंसिफाई हो चुके हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जैसे मेगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में चाइना सेटबैक्स फेस कर रहा है। साथ ही चाइना का प्राइवेट डेट 16.3 ट्रिलियन से ग्रो कर चुका है, जिसके कारण लगभग $3 ट्रिलियन बैड डेट की तरह जमा हो चुके हैं।
अब आइए देखते हैं कि चाइना के इस सॉरी स्टेट के पीछे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं। दोस्तों, चाइना में बिजनेसेस और कंज्यूमर एक्टिविटीज ठप होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बीजिंग की जीरो कोविड पॉलिसी। एक ऐसा सख्त कानून जिसके चलते चाइना के लोगों को लॉन्ग एंड फोर्सफुल लॉकडाउन पीरियड्स और मास टेस्टिंग झेलनी पड़ रही है। जहां बाकी दुनिया मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के थ्रू लॉकडाउन से हटकर नए हेल्थ केयर मेजर्स अपना रही है, वहीं शी जिनपिंग इस रिजिड पॉलिसी को कोविड के खिलाफ पीपल्स वॉर की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से इस अप्रोच को स्ट्रांगली चैलेंज किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे सामने एक नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन, जो पूरे इम्यून रिस्पॉन्स वाले वल्नरेबल पॉपुलेशंस में फैल रहा है। और ये वल्नरेबिलिटी हार्श लॉकडाउन्स और इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन कवरेज से जुड़ा है। एक रिटर्स रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में डेली केसेस सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के 900 केसेस पर डे से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और ये पॉलिसी सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि चाइनीज इकोनॉमी में भी भारी पड़ रही है। इन लंबे और फोर्सफुल लॉकडाउन्स के चलते कई फैक्ट्रीज और बिजनेसेस बंद पड़ गए हैं। शेंजन और तियानजिन जैसे मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स में इसका असर काफी गहरा रहा, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरी तरीके से हर्ट हुई। इनफैक्ट 20th पार्टी कांग्रेस शुरू होने के कुछ दिन पहले बीजिंग के हाइदियान डिस्ट्रिक्ट से पब्लिक प्रोटेस्ट के पिक्चर्स और फुटेजेस सामने आने लगे, जो चाइना जैसे ऑथोरिटेरियन कंट्री में कॉमन नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक इन जनरल कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। इस जीरो कोविड पॉलिसी के प्रेशर तले चाइना में लोगों का स्पेंडिंग काफी कम हो चुका है, चाहे वो फूड और बेवरेजेस में हो या फिर रिटेल और टूरिज्म में। जापान के लीडिंग सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नोम्यूरा के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इन ड्रैकोनियन कोविड कंट्रोल्स ने चाइना के 12.2% ऑफ नेशनल जीडीपी को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। वहीं शंघाई के अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाइंडिंग्स ये बता रहे हैं कि चाइना में यूएस बिजनेसेस का ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंटली गिर चुका है। सर्वे किए गए टोटल नंबर ऑफ कंपनीज में सिर्फ 55% कंपनीज ही अपने आप को अगले 5 साल तक सिक्योर मान रही हैं। चाइना जैसे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ फॉरेन डिमांड भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीरो कोविड पॉलिसी को एंड किए बगैर बीजिंग अपने इकोनॉमी को स्टिमुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लॉकडाउन्स नहीं हटेंगे तब तक बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं होंगे और लोगों का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि कोविड रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया जाएगा। ऐसे में इन्वेस्टर्स और मार्केट्स सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि इसका डैमेज कितना सीवियर होगा। ऑलरेडी इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स और यंग पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है। दोस्तों, चाइना का नेशन वाइड सर्वे बेस्ड जॉबलेस रेट जून में 5.5% से जुलाई में 5.4% तक तो घटा, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई सुधार नहीं देखा गया। जुलाई में तो 19.9% का यह अनएम्प्लॉयमेंट फिगर अपने पीक पर था। जाहिर सी बात है कि इस साल जॉब मार्केट चाइनीज ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशली कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, और ऐसे समय में जब रिकॉर्ड 10.8 मिलियन नए कॉलेज ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। चाइना के वीक ग्रोथ का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उसके प्राइवेट सेक्टर पे पड़ा है, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट का 4/5 प्रोवाइड करता है। कोविड रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ते रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज के चलते इस सेक्टर में मैसिव जॉब कट्स रजिस्टर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीबाबा, टेंसेंट और दीदी जैसे चाइनीज टेक जायंट्स और चाइना के बेस्ट प्लेइंग एम्प्लॉयर्स बड़ी संख्या में अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट ना हो। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि बीजिंग अब गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ज्यादा हायरिंग करने के लिए कह रही है, लेकिन स्टेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं और न्यू वर्कर्स को हायर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स को दिया जा रहा स्टेट इंसेंटिव भी काफी कम है। शंघाई के साथ साथ दूसरे जगहों में महीनों तक चलने वाले लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट एम्प्लॉयर्स की सर्विसेज हर्ट हुई हैं। बिना काम और इनकम के माइग्रेंट वर्कर्स सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स में एनरोल करने पर मजबूर हो गए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जहां फरवरी में 5.6% अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स अनएम्प्लॉयड थे, वहीं मार्च तक ये फिगर 6.3% तक पहुंच चुका था। चाइनीज गवर्नमेंट के सामने अब ये चैलेंज है कि वो एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल रखे और कंपनीज को प्रोडक्शन रिज्यूम करने में मदद करे, खासकर वो जो सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स और एंटी कोविड सप्लाईज के लिए क्रूशियल हो। लेकिन चाइना के लिए चैलेंज और भी सीवियर है, क्योंकि वो एक ऐसे प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है जिसके कंसिक्वेंसेस काफी क्रिटिकल हो सकते हैं, और वो है प्रॉपर्टी बबल।
दोस्तों लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि ज्यादा वर्कर्स ज्यादा कैपिटल ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अब तक चाइना अपने ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए अपने इकोनॉमी में कैपिटल इंजेक्ट किए जा रहा था, लेकिन बड़े ही अनसस्टेनेबल रेट पे। पिछले कुछ सालों में इस कैपिटल ग्रोथ के चलते प्रॉपर्टी बबल का प्रॉब्लम अराइज हुआ है और आज ये बबल बर्स्ट होता नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट चाइना के इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस के लिए डिजास्ट्रस होगा। दरअसल चाइना के जीडीपी का 1/3 प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज से बनता है और इसीलिए वीक रियल इस्टेट एक्टिविटी और हाउसिंग सेक्टर में नेगेटिव सेंटीमेंट ने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर दिया है। चाइना में होम बायर्स ने अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स पे मॉर्टगेज पेमेंट्स करने से इनकार कर दिया है और उनमें से कई ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि उनका घर बनेगा भी या फिर नहीं। इनफैक्ट हाउसिंग क्राइसिस को लेकर पब्लिक एंगर इतना बढ़ गया है कि जुलाई में चाइनीज सिटीजन्स भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए। चाइनीज अथॉरिटीज ने डिपॉजिटर्स की डिमांड को इग्नोर कर इस पीसफुल प्रोटेस्ट का सामना वायलेंस से किया। ये डिपॉजिटर्स रूरल बैंक से सिर्फ अपने लाइफ सेविंग्स वापस मांग रहे थे, लेकिन इन बैंक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट्स को फ्रीज कर दिया था। इस बैंकिंग स्कैंडल ने हजारों कस्टमर्स के लाइवलीहुड को थ्रेटन तो किया ही, बल्कि चाइना के स्मॉलर बैंक के बिगड़ते फाइनेंशियल हेल्थ को भी एक्सपोज कर दिया। वैसे तो बीजिंग अपने रियल इस्टेट मार्केट को खूब एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन कई शहरों में होम प्राइसेस 20% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। रियल इस्टेट का ड्विंडलिंग डिमांड कंस्ट्रक्शन कमोडिटीज के इंपोर्ट्स को भी काफी गिरा रहा है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स पे इस प्रेशर को देखते हुए चाइनीज अथॉरिटीज को रियल इस्टेट मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, पर अपने अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक रूल के चलते चाइना अपने लिए ही मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक जायंट्स पे क्रैकडाउन, जो चाइना की बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक परेशानी रही है। दोस्तों हाल ही में टेंसेंट और अलीबाबा ने पहली बार उनके रेवेन्यू ड्रॉप के बारे में रिपोर्ट किया। जहां टेंसेंट के प्रॉफिट्स 50% गिर गए, वहीं अलीबाबा का नेट इनकम आधा हो गया। हजारों यंग वर्कर्स अपनी नौकरी खो चुके हैं। इसका सीधा असर चाइना की गिरती प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पे महसूस किया जा सकता है। यही नहीं, इस सिनेरियो को देखते हुए इन्वेस्टर्स को भी एक बदलाव का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे सत्ता पे शी जिनपिंग का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चाइना के सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनीज ग्रेटर स्क्रूटनी के दायरे में आ रही हैं। आज स्टेट ओन्ड कंपनीज जिस तरह फेवर अर्न कर रही हैं, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करने पर मजबूर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान के सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश पुल आउट कर लिया। वहीं वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर BYD में अपने स्टेक सेल कर रहा है और टेंसेंट से $7 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट को इस साल के सेकेंड हाफ तक विड्रॉ कर लिया गया है। यही नहीं, अमेरिकन स्टॉक कंपनीज में लिस्टेड चाइनीज कंपनीज पर भी चाइना हैवी क्रैकडाउन कर रहा है। जहां कई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पोस्टपोन किए जा रहे हैं, वहीं कुछ फॉरेन कंपनीज दूसरे कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने की सोच रही हैं। दुनिया धीरे धीरे इस बात से वाकिफ हो रही है कि बीजिंग शायद उतना बिजनेस फ्रेंडली ना रहे जितना वो हुआ करता था। दोस्तों एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का लास्टिंग इम्पैक्ट अब चाइना के इंडस्ट्रीज में नजर आ रहा है। इस साल अगस्त में सिचुआन का वेस्टर्न प्रोविंस और चोंगचिंग शहर सीवियर हीट वेव और ड्रॉट की चपेट में आ गए। एयर कंडीशनिंग के बढ़ते डिमांड ने उस रीजन की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कमजोर कर दिया, खासकर इसीलिए क्योंकि ये रीजन मोस्टली हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट है। फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसे मेजर मैन्युफैक्चरर्स को अपनी फैक्ट्री आवर्स को कट करना पड़ा और कुछ केसेस में कंप्लीटली बंद भी। चाइना के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक आयरन और स्टील इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में 2022 के पिछले 7 महीने में 80% से ज्यादा गिर गए हैं। अल्टीमेटली बीजिंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े इन एनर्जी कंपनीज और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट के सामने इमीडिएट चैलेंज ये है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को उसके रेस्ट्रिक्टिव जीरो कोविड पॉलिसी के साथ कैसे एडजस्ट करे और किस पेस पे। वैसे ये भी साफ है कि चाइना इस डेवलपमेंट और रिफॉर्म के इंपॉर्टेंस को डेलिबरेटली नजरअंदाज कर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय वो सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी दे रहा है। अब 20th पार्टी कांग्रेस को ही ले लीजिए, जहां लेजिस्लेशन लॉ को रिवैम्प करने के लिए एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट को सामने लाया गया, लेकिन नए लॉज बनाने की लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स में ओपनिंग सेक्शन को हटा दिया गया, जिसमें लिखा था कि लॉ मेकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अराउंड होना चाहिए, जो रिफॉर्म और ओपन मार्केट को प्रमोट करे। वैसे तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस बात को दोहराते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके पार्टी की टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन कांग्रेस को दिए गए अपने रिपोर्ट में शी ने इकोनॉमी से ज्यादा सिक्योरिटी पे एम्फेसिस किया।
शी के न्यू नॉर्मल वाले विजन में कंजम्पशन और सर्विसेज इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मेन ड्राइवर्स रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स। पर इन मेजर्स ने चाइनीज इकोनॉमी को शायद उसके सबसे बड़े क्राइसिस की ओर ढकेल दिया है। तो आखिर शी जिनपिंग के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी की नई इकोनॉमिक टीम को चाइना के टेक्नोलॉजी सेक्टर पे रेगुलेटरी प्रेशर को कम करना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स के एस्टिमेट्स के मुताबिक पिछले साल क्रैकडाउन के चलते लगभग $3 ट्रिलियन चाइनीज टेक सेक्टर की वैल्यू गिर गई थी। टेक क्रैकडाउन जैसे एक्सेसिव और काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी को खत्म करने के बाद ही चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव सिग्नल दे पाएगा कि वो एक प्रोस्पेक्टिव रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बने। साथ ही रियल एस्टेट का रिवाइवल भी चाइना के लिए क्रूशियल है, क्योंकि वो करीब 2 दशक से चाइनीज इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ का 17 to 29% रियल एस्टेट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को जाता है और इसलिए रियल एस्टेट का रीइमर्जेंस चाइना को एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, ये हुई डोमेस्टिक सिनेरियो की बात। चलिए अब चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन के पीछे रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चाइना के लिए उसका मेजर एक्सटर्नल चैलेंज है वेस्ट के साथ उसका हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर यूएसए के साथ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन क्राइसिस पे रशिया का साथ देने के लिए चाइना पे अमेरिका के स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगने वाले हैं, जो उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ये टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल है। ईयू के साथ भी उसका बिगड़ता रिश्ता उसे यूरोपियन टेक्नोलॉजी मार्केट से भी दूर कर सकता है। इंडिया की बात करें तो चाइना का ये क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस के साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराएगा या फिर करा रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। 2013 एंड 14 में इंडियन एक्सपोर्ट्स में जहां चाइना का शेयर 10.7% था, वहीं 2020 एंड 21 में वो 16.6% बना। उधर चाइना में इंडियन एक्सपोर्ट्स का शेयर उसी पीरियड में 6.4% से 7.2% तक राइज किया। नेचुरली चाइना के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का असर इंडियन ट्रेड सेक्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से ज़्यादा चाइना से उसके इंपोर्ट्स जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी और गुड्स इंडिया के एनर्जी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है अगर वो अपने इंपोर्ट सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे, जिससे चाइना पे डिपेंडेंस को कम किया जाए। यही नहीं, ये एक अहम मौका है जब इंडिया अपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह असर्ट कर पाएगा। इंडिया का एक मेजर एडवांटेज है कि उसकी यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश है। ऐसे में अगर इंडिया सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। फाइनली, चाइना का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के लिए पॉलिटिकली भी काफी रेलेवेंट है, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर इंडिया अपने आप को एशिया और ग्लोबल लेवल पे रीपोजिशन कर पाएगा। साउथ एशिया के मेजर इकोनॉमीज आज क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश, और ये सारे ही चाइनीज एड पे डिपेंडेंट हैं। हालांकि चाइना अपने खुद के क्राइसिस के चलते वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है जितना उसे कराना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया इन सारे ट्रबल्ड इकोनॉमीज को एड दे के मदद कर रहा है, जिससे उसका रीजनल पोजीशन मजबूत होता नजर आ रहा है। जहां चाइना के एग्रेसिव और ऑटोक्रेटिक रवैये से दुनिया परेशान है, वहीं इंडिया अपने गुडविल के दम पे डिप्लोमेटिकली एक सीनियर पोजीशन होल्ड करता है। ऐसे में क्राइसिस से जूझ रहे चाइना के लिए इंडिया के जियोपॉलिटिकल असर्शन को चैलेंज करना इंक्रीजिंगली मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन चाइना सर्वाइव एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ, एंड इन दैट केस हाउ इंडिया विल बी इम्पैक्टेड फ्रॉम इट। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।